नमस्कार, मैं डॉक्टर आशाराम भार्गव। आज हम अंधेर नगरी नाटक की तात्विक समीक्षा करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, अंधेर नगरी नाटक भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित नाटक है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के नाटक लिखे। इनके मौलिक नाटकों में वैदिक हिंसा हिंसा न भवति, अंधेर नगरी, प्रेम योगिनी, विशिष्य विषमौषधम, नील देवी, भारत दुर्दशा, सती प्रताप और श्री चंद्रावली है। इनके अनुदित नाटकों में विद्या सुंदर और सत्य हरिश्चंद्र बांग्ला से है अनुदित है, जबकि दुर्लभ बंधु अंग्रेजी भाषा से अनुदित है। इनका रत्नावली, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, मुद्रा राक्षस और भारतजननी आदि संस्कृत से अनुदित नाटक हैं। इस प्रकार हम देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बांग्ला, अंग्रेजी और संस्कृत भाषा से अनुवाद करके भी नाटकों की रचना की। भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक और अनुदित नाटकों की विषय वस्तु सामाजिक है। उन्होंने अपने समय के समाज को जागृत करने के लिए, उनमें राष्ट्रीय और सामाजिक चेतना उत्पन्न करने के लिए नाटकों की रचना की थी। इनके नाटक व्यंग्यपरक भी हैं, जिसमें अंधेर नगरी और भारत दुर्दशा प्रमुख नाटक हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने न केवल अपने समय के रचनाकारों बल्कि आने वाले समय के रचनाकारों के लिए भी नाटक रचना के लिए मार्ग प्रशस्त किया। इनका नाटक निबंध इस दृष्टि से एक महत्वपूर्ण निबंध था, जिसमें उन्होंने नाट्य रचना के लिए आवश्यक तत्वों का विवेचन किया था। अंधेर नगरी नाटक 1881 ईस्वी में रचित है। यह एक मौलिक और व्यंग्यपरक नाटक है। वैसे तो इस नाटक को प्रहसन कहा जाता है, लेकिन यह नाटक हास्य से आगे बढ़कर व्यंग्य की बात करता है, व्यंग्य करता है। यह उस समय की निरंकुश और विवेकहीन शासन व्यवस्था पर व्यंग्य करता है और यह व्यंग्य प्रतीकात्मक है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, यह नाटक जिस समय रचा गया उस समय भारत अंग्रेज़ों का गुलाम था और उस समय ब्रिटिश सत्ता का शोषण व्याप्त था और उस शोषण पर उस समय के अनेक रचनाकारों ने प्रतीकात्मक रूप से व्यंग्य किया है। न केवल नाटक बल्कि कहानी, उपन्यास, निबंध आदि अनेक माध्यम से रचनाकारों ने ब्रिटिश सत्ता का विद्रोह या विरोध किया है। यह अंधेर नगरी नाटक भी इसी प्रकार का एक व्यंग्य है। यह प्रतीकात्मक नाटक है जिसमें अंधेर नगरी उस अंग्रेज सत्ता को कहा गया है। यह नाटक 6 दृश्यों में विभाजित है। जहाँ तक कथानक या विषय वस्तु का सवाल है, ये नाटक जैसा कि बताया 6 दृश्यों में विभाजित है। पहले दृश्य में महंत द्वारा अपने शिष्यों गोवर्धन दास और नारायण दास को नगर में भिक्षा हेतु भेजा जाता है और महंत द्वारा गोवर्धन दास को लोभ के परिणामों के प्रति सचेत किया जाता है। इस नाटक में एक महंत है, उसके 2 शिष्य हैं, एक गोवर्धन दास और दूसरा नारायण दास। वह इन दोनों को नगर में भिक्षा के लिए भेजता है, साथ ही गोवर्धन दास को लोभ के परिणामों के प्रति सचेत भी करता है। नाटक के दूसरे दृश्य में गोवर्धन दास और नारायण दास भिक्षा के लिए जिस नगर में जाते हैं, वहाँ बाजार में सब कुछ टके सेर भाव है और गोवर्धन दास ऐसा बाजार देखकर बड़ा आनंदित होता है। वह देखता है इस बाजार में मिठाई भी 1 टके की सेर है और सब्जी भी 1 टके की सेर है। उसे बड़ा आनंद आता है और वह मिठाई खरीद कर अपने गुरु के पास लौटता है। तीसरे दृश्य में हम देखते हैं कि दोनों शिष्य महंत के पास वापस आते हैं। नारायण दास खाली हाथ आता है, जबकि गोवर्धन दास 2.5 सेर मिठाई लाता है। वह अपने गुरु को बताता है कि इस शहर में सब कुछ एक ही भाव मिलता है। जब उनके गुरु शहर में सब कुछ एक ही भाव मिलने की खबर सुनते हैं तो शिष्यों को सलाह देते हैं कि ऐसे शहर में, ऐसे नगर में नहीं रहना चाहिए। वे कहते हैं कि सेत सेत सब एक से, जहाँ कपूर कपास, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए वास। अर्थात जहाँ सफ़ेद सफ़ेद सब चीज़ों को एक समान समझा जाता है, जहाँ कपूर और कपास दोनों सफ़ेद होते हैं और दोनों को समान समझा जाता है, ऐसे देश कुदेश में कबहू न कीजिए वास। ऐसा देश जिसे कुदेश कहा उन्होंने,
उसमें वास नहीं करना चाहिए। अर्थात जिस देश में गुणी और अवगुणी व्यक्ति को समान माना जाता है, वैसे देश में रहने का कोई फायदा नहीं है। यह कहकर गुरु या महंत अपने शिष्य को ऐसे नगर को छोड़ने की सलाह देता है। नारायण दास, जो कि आज्ञाकारी शिष्य है, अपने गुरु की बात मानते हुए नगर त्याग कर देता है, जबकि गोवर्धन दास लोभ के कारण नगर त्याग नहीं करता, वह वहीं रह जाता है। चौथे दृश्य में उस अंधेर नगरी के चौपट राजा के दरबार और उसके अन्याय का चित्रण है। नशे में डूबा राजा है। फरियादी जिसकी बकरी दीवार से दबकर मर जाती है, वह राजा के पास शिकायत लेकर आता है। जिस व्यक्ति की दीवार गिरने से बकरी मरी वह एक बनिया है। जब राजा को यह पता चलता है कि बनिए की दीवार से बकरी दबकर मरी है, तो बकरी को न्याय देने के लिए वह बनिए को सज़ा सुना देता है। बनिया राजा से कहता है कि मेरी गलती नहीं है, गलती कारीगर की है जिसने दीवार चुनी। राजा कारीगर को बुलवाता है और कारीगर को सज़ा देता है। कारीगर कहता है कि गलती मेरी नहीं है, गलती उस चुनने वाले की है जिसने दीवार चुनने के लिए मसाला ढंग से नहीं बनाया। राजा चुनने वाले को बुलवाता है और उसे सज़ा देना चाहता है। तभी चुनने वाला कहता है कि गलती मेरी नहीं है, गलती उस भिश्ती की है जिसकी मशक बड़ी थी, जिसमें ज़्यादा पानी आता है, और ज़्यादा पानी के कारण उसने मसाला ढंग से नहीं मिलाया। राजा भिश्ती को बुलाता है और उसे सज़ा देना चाहता है। भिश्ती कहता है गलती मेरी नहीं, गलती उस कसाई की है जिसने बड़ी मशक बना दी और इस कारण चूने में पानी ज़्यादा मिल गया, तो कसाई को सज़ा दी जानी चाहिए। राजा कसाई को बुलवाता है और उसे मृत्युदंड देना चाहता है, तो कसाई कहता है कि गलती मेरी नहीं, गलती उस गडरी की है जिसकी ये भेड़ है, ये भेड़ इतनी मोटी है जिसके कारण मशक भी इतनी मोटी बनी। इस प्रकार राजा अंत में कोतवाल को फांसी की सज़ा सुना देता है। यह राजा के चौपट राज और अन्याय का चित्रण है। पांचवें दृश्य में बकरी की मृत्यु के न्याय हेतु कोतवाल को फांसी की सज़ा दे दी जाती है और फांसी का फंदा कोतवाल की गर्दन से बड़ा है। राजा यह सज़ा देता है कि कोतवाल को फांसी पर चढ़ा दिया जाए, जबकि फांसी का फंदा बड़ा बन जाता है और कोतवाल चूँकि दुबला है, उसकी गर्दन पतली है, तो राजा ने कहा कि शहर से किसी मोटे को फांसी दी जाएगी, अर्थात किसी मोटी गर्दन वाले व्यक्ति को लाया जाए और उसे फांसी दी जाए, क्योंकि फंदा बड़ा बन चुका है। मोटे हो चुके गोवर्धन दास को सिपाही फांसी के लिए ले जाते हैं। गोवर्धन दास जो खूब मिठाइयाँ खाकर मोटा हो चुका है, सिपाही उस मोटे फंदे में फांसी देने के लिए गोवर्धन दास को ले जाते हैं। छठा दृश्य में शमशान में गोवर्धन दास को फांसी देने की तैयारी चल रही होती है और गुरु वहाँ आते हैं और अपने शिष्य गोवर्धन दास के कान में एक योजना बताते हैं। वह योजना यह है कि वे कहते हैं कि इस समय जो फांसी पे चढ़ेगा वो सीधा वैकुंठ जाएगा, इस प्रकार की बात हमें राजा से कहनी है। गुरु शिष्य द्वारा फांसी पर चढ़ने की तत्परता दिखाई जाती है। उनकी तत्परता को देखकर राजा पूछता है कि मृत्यु से हर व्यक्ति भयभीत होता है, जबकि गोवर्धन दास चाहता है कि उसे जल्दी से फांसी दी जाए और उनके गुरु चाहते हैं कि नहीं, उन्हें फांसी दी जाए, तो ऐसी तत्परता का कारण क्या है। महंत उनको बताता है कि इस समय एक शुभ मुहूर्त है और इस मुहूर्त में जो फांसी चढ़ेगा वो सीधा वैकुंठ जाएगा। राजा चूँकि मूर्ख है और वह चूँकि राजा है, वह चाहता है कि इस समय वैकुंठ जाने का अधिकार केवल उसे है और इस दृष्टि से वह स्वयं को ही फांसी पर चढ़ाने की आज्ञा दे देता है और इस प्रकार अन्याय और मूर्ख राजा स्वतः ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कथानक की दृष्टि से या विषय वस्तु की दृष्टि से यह नाटक बड़ा ही रोचक है। इस नाटक में कौतूहल बना रहता है, दर्शक या पाठक इससे लगातार जुड़े रहते हैं। इस नाटक की विषय वस्तु संक्षिप्त है, सरल है और कथानक में गत्यात्मकता है, कहीं भी बोझिल नहीं हो पाता। तात्विक समीक्षा की दृष्टि से दूसरा महत्वपूर्ण तत्व पात्र या चरित्र चित्रण है। इस नाटक के प्रमुख पात्रों में राजा है, जो कि मूर्ख है, नशेड़ी है और विवेकहीन है। ये राजा
न्यायप्रिय होने का दावा करता है, लेकिन इसका न्याय अन्याय से बढ़कर है, अन्याय से भी बदतर है। यह राजा मूर्ख है और नशेड़ी है, नशे में रहता है, मंत्रियों द्वारा, लोगों द्वारा कहा कुछ जाता है, ये सुनता कुछ है। इस नाटक का एक पात्र महंत है जो विद्वान है, कुशाग्र बुद्धि है और साधु है। यह कुशाग्र बुद्धि है, इसी कारण अपने शिष्य गोवर्धन दास को फांसी से बचा पाता है। महंत के शिष्य हैं, महंत के दो शिष्य हैं, एक का नाम गोवर्धन दास है, दूसरा नारायण दास है। गोवर्धन दास लोभी और अवज्ञाकारी शिष्य है। अपने गुरु के कहने पर भी वह नगर को नहीं त्यागता, आज्ञा नहीं मानता, जबकि नारायण दास एक आज्ञाकारी शिष्य है जो गुरु की आज्ञा मानते हुए नगर का त्याग करता है। इस नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने अनेक ऐसे पात्रों की संरचना की है जो सामान्य पात्र हैं, जो आम पात्र हैं। इनमें जाति वाला, कबाब वाला, घासीराम, हलवाई, मुगल, पाचक वाला, कुंजड़िन, मछली वाली, नारंगी वाली आदि हैं। ये सभी सामान बेचने वाले हैं। इस नाटक में सबसे महत्वपूर्ण पात्रों में से जात वाला एक महत्वपूर्ण पात्र है जो कि जाति बेचता है। इस नाटक में इन पात्रों के कथन में व्यंग्य है। कुंजड़िन, मछली वाली, नारंग वाली, ये सब्जी और मछली बेचने वाले महिलाएं हैं, जबकि कबाब वाला, कबाब बेचने वाला, जात वाला वह व्यक्ति है जो पैसे के बदले जाति बेचता है, जिसको जो चाहे वो जाति ले सकता है। इस प्रकार भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इन पात्रों के माध्यम से भी व्यंग्य किया है। अन्य पात्रों में हम देखते हैं कि इस फरियादी है। फरियादी वह व्यक्ति है जो राजा से न्याय मांगने जाता है, जिसकी बकरी मर गई है, और कल्लू बनिया जिसकी दीवार से दबकर बकरी मरी है। कारीगर वह व्यक्ति है जिसने कल्लू बनिया की दीवार बनाई। चूने वाला दीवार बनाने के लिए मसाला तैयार करने वाला व्यक्ति है। भिश्ती वह व्यक्ति है जो दीवार बनाने के मसाले में पानी डालता है। और कसाई भिश्ती के लिए मशक बनाने वाला है। और गडरिया जिसने कसाई को भेड़ बेची या जो भेड़ चराने वाला व्यक्ति है। ये इस नाटक के महत्वपूर्ण पात्र हैं। कथा इन्हीं पात्रों पर आधारित है। इनके साथ साथ इस नाटक में कोतवाल, मंत्री, सिपाही और नौकर आदि भी अन्य पात्र हैं। इस नाटक में पात्रों की संख्या अधिक है, फिर भी नाटक कहीं भी बोझिल नहीं हो पाता। दर्शक नाटक से बंधे रहते हैं और हर पात्र की अपनी एक भूमिका है। पात्र के साथ संवाद की चर्चा भी महत्वपूर्ण है। अंधेर नगरी नाटक के संवाद गद्य के साथ पद्य भी है, अर्थात अंधेर नगरी नाटक में संवादों में गद्यात्मकता के साथ साथ पद्यात्मकता का भी प्रयोग किया गया है। इस नाटक की शुरुआत ही एक गीत के माध्यम से होती है। दूसरे दृश्य में कुंजड़िन आदि के संवाद पद्यात्मक है। हर विक्रेता के संवाद की अंतिम पंक्ति में व्यंग्य है। चने वाला बोलता है, चना हाकिम जोग लोग जो खाते, सब पर दूना टैक्स लगाते। ये दूना टैक्स लगाने वाली बात को व्यंग्य के माध्यम से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने बताया है। इसी प्रकार कुंजड़िन कहती है, ले हिंदुस्तान का मेवा फूट और बैर। ये करारा व्यंग्य है उस समय की भारतीय सामाजिक व्यवस्था पर, जिसमें फूट और बैर था, जिस फूट और बैर का अंग्रेजों ने फ़ायदा उठाया। इस प्रकार हम देखते हैं कि संवाद की दृष्टि से भारतेंदु हरिश्चंद्र ने सामान बेचने वालों के शब्दावली उच्चारण में भी अंतर दिखाया है। संवाद काफ़ी महत्वपूर्ण है। संवाद संक्षिप्त है, सरल है। जहाँ दीर्घ संवादों का प्रयोग किया गया है वो गीतों के रूप में है, उनमें लयात्मकता है और लय के कारण उसमें कौतूहल या जुड़ाव बना रहता है। अंधेर नगरी नाटक की भाषा पर चर्चा करते समय हमें पाते हैं कि इस नाटक में सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, नाटक में आम जन के समझ आने के लिए सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाना चाहिए। जिस नाटक में सामान्य बोलचाल की भाषा का प्रयोग किया जाता है वह आम जन के समझ में आसानी से आ जाती है। इस नाटक की भाषा सहज है, सरल है, लेकिन विशिष्ट भाषा है। इस नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने पात्रानुकूल भाषा का प्रयोग किया। पात्रानुकूल जिसमें जात वाले की भाषा
महंत की भाषा, राजा की भाषा, सिपाही की भाषा, सबकी अलग अलग भाषाएं हैं और भाषा पात्र अनुकूल है। इन्होंने सामान बेचने वालों की भाषा, शब्दावली, उच्चारण का अंतर दिखाया है। जहाँ कुजड़िन की भाषा और जात वाले की भाषा में अंतर है, मुगल की भाषा में भी अंतर दिखाई देता है। इस प्रकार हम देखते हैं इन्होंने सामान बेचने वाले जितने व्यक्ति हैं, जिसमें मिठाई वाला भी है, जिसमें मछली वाली भी है, उन सब की भाषा अलग है, उनकी शब्दावली अलग है और भाषा और शब्दावली के साथ साथ उनके उच्चारण का भी अंतर दिखाया है। और विश्वसनीयता हेतु इन्होंने शब्दों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, आम जन की भाषा सुसंस्कृत नहीं होती, उस भाषा में कहीं न कहीं शब्दों को तोड़ मरोड़ कर भी बोला जाता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इस नाटक के पात्रों की विश्वसनीयता के लिए शब्दों को तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत किया। इस नाटक में उन्होंने उर्दू, अंग्रेजी, प्रादेशिक और स्थानीय शब्दावली के साथ देशज शब्दों का भी प्रयोग किया और शब्द प्रयोग में भी उन्होंने नाटकीयता दिखाई है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के इस नाटक की भाषा भी महत्वपूर्ण है। भाषा के उदाहरण स्वरूप हम कुछ पंक्तियां देख सकते हैं, जैसे अंधेर नगरी अनबुझ राजा, टके शेर बाजी टके शेर खाजा। अर्थात ये नगरी अंधेर नगरी है जिसका राजा चौपट है और बाजी भी टके शेर है, खाजा भी टके शेर है। इसी प्रकार चूरन ऐसा हट्टा कट्टा, कीना दांत सभी का खट्टा। चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पछावे। व्यंग्य का प्रयोग किया गया है। व्यंग्य के साथ साथ इन में पद्यात्मकता का भी प्रयोग है, लय है। जहाँ धर्म न बुद्धि नहीं, नीति न सुजन समाज, ते ऐसे ही आप होने से जैसे चौपट राज। इसके साथ साथ इस नाटक में उपदेशात्मकता का प्रयोग किया गया। जहाँ धर्म नहीं है, जहाँ बुद्धि नहीं है, जहाँ नीति नहीं है, ऐसे राज्य स्वतः ही नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि चौपट राज नष्ट हुआ। भाषा के साथ साथ नाटक की तात्विक समीक्षा के अंतर्गत हम देश काल परिस्थिति की भी चर्चा करेंगे। देश काल परिस्थिति के अंतर्गत हम ये पाते हैं कि यह नाटक तत्कालीन समाज का यथार्थ चित्रण करता है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, ये अंग्रेज शासनकाल का लिखा गया नाटक है, तो उस नाटक में अंग्रेज शासनकाल का चित्रण मिलता है। उस समय रिश्वत और टैक्स आदि का भी चित्रण मिलता है कि दुगना टैक्स लगाया जा रहा था। इनका नील देवी नाटक भी एक महत्वपूर्ण नाटक है। भारतीय सामाजिक परिदृश्य का चित्रण करते हैं। उस भारतीय सामाजिक परिदृश्य के अंतर्गत जातिवाद, आपसी फूट आदि का चित्रण भी इन्होंने स्पष्ट रूप से किया है। देशकाल परिस्थिति के अंतर्गत हम यह भी पाते हैं कि इस नाटक में तत्कालीन समय के जातवाला, एडिटर, पुलिस आदि विविध वर्गों पर व्यंग्य किया गया है। उस समय किस प्रकार ये व्यक्ति उस शोषण का आधार थे जो अंग्रेज शासन का अनिवार्य अंग था। देशकाल परिस्थिति के अनुसार हम ये भी पाते हैं कि इस नाटक में देशकाल अनुसार भाषा है, देशकाल अनुसार पात्रों की सृजना की गई है। उस समय के जिस प्रकार का समय था, जिस प्रकार का परिवेश था, उसी के अनुसार भाषा और पात्र हैं। इस अंधेर नगरी नाटक में भारतेंदु हरिश्चंद्र ने युगीन चेतना का भी चित्रण किया है। उस समय के समाज को जागृत करने के लिए, उस समय के समाज में चेतना विकसित करने के लिए उन्होंने इस नाटक की रचना की और इनके बाद लिखे गए नाटकों में यह चेतना प्रेरणा के रूप में दिखाई देती है। भारतेंदु हरिश्चंद्र का यह नाटक कालजयी और प्रासंगिक भी सिद्ध होता है। अंग्रेज शासनकाल में 1881 के बाद अनेक नाटक लिखे गए, अनेक कहानियाँ लिखी गई। उन नाटकों के लिए, उन कहानियों के लिए यह नाटक एक प्रेरणा सिद्ध हुआ। यह नाटक कालजयी नाटक है जो अपने समय के बाद लगातार मंचन किया गया। जिस समय इस नाटक की रचना की गई थी उस समय भी इसका मंचन किया गया। उस समय यह नाटक प्रासंगिक था और यह नाटक अपनी रचना के समय के बाद वह अनेक बार मंचित किया गया और प्रासंगिक सिद्ध हुआ। इस दृष्टि से नाटक प्रासंगिक और कालजयी है। देश काल परिस्थिति के बाद नाटक की तात्विक समीक्षा के अंतर्गत उद्देश्य की चर्चा भी की जाती है। इस नाटक का उद्देश्य सामाजिक कुरीति और विकृतियों का चित्रण करना है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटकों में समाज सुधार दिखाई देता है, एक राष्ट्रीय चेतना दिखाई देती है। इनके इस नाटक में सामाजिक कुरीति और विकृतियों का चित्रण है। इन सामाजिक कुरीतियों में इन्होंने अंधविश्वासों का चित्रण किया गया है
अंधविश्वास के साथ साथ अंग्रेज शासन का प्रतीकात्मक विरोध किया है। जैसा कि हमने पहले चर्चा की, उस समय लिखे जाने वाले अनेक रचनाओं में अंग्रेज शासन का कहीं कहीं सीधे सीधे विरोध किया गया है और कहीं कहीं प्रतीकात्मक रूप से विरोध किया गया है। जहाँ सीधे विरोध किया गया था उन रचनाओं को अंग्रेज सरकार द्वारा जब्त कर लिया जाता था। इसलिए भारतेंदु हरिश्चंद्र ने भी अंग्रेज शासन का प्रतीकात्मक विरोध किया है, उन्हें अंधेर नगरी बताया है और उस राज्य को, उन राजाओं को चौपट राजा बताया है। इसके साथ साथ इस नाटक का उद्देश्य, उन्होंने जाति व्यवस्था और आपसी फूट का चित्रण किया है। वह आपसी फूट, वह जाति व्यवस्था जिसके कारण अंग्रेजों ने भारत पर राज किया, उसका चित्रण करना इस नाटक का मुख्य उद्देश्य है, ताकि हम सचेत हों, ताकि हम जागृत हों। इस नाटक का एक उद्देश्य देश दशा का चित्रण करने के साथ साथ देश प्रेम चित्रित भी करना था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, भारतेंदु हरिश्चंद्र के साहित्य पर राजभक्ति और राष्ट्रभक्ति दोनों प्रकार की विचारों को देखा जाता है। यहाँ हम देखते हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र के इस नाटक में, जहाँ एक तरफ देश दशा का चित्रण किया गया है, दशा ना कहकर देश की दुर्दशा का चित्रण किया गया है, वहीं उसके साथ साथ दर्शकों में चेतना जागृत करते हुए देश प्रेम को भी विकसित करने की कोशिश की गई है। रंगमंची आधार पर हम ये पाते हैं कि इस नाटक को प्रहसन कहा गया। हालांकि यह प्रहसन से बढ़कर एक व्यंग्य है। प्रहसन केवल हास्य तक सीमित होता है, जबकि इस नाटक में हास्य के साथ साथ एक करारा व्यंग्य है। यह रंगमंची दृष्टि से एक सफल और सहज नाटक है। इसे आसानी से खेला जा सकता है। हालांकि इसमें पात्र संख्या अधिक है, लेकिन बावजूद इसके ये कहीं भी बोझिल नहीं हो पाता। इसके लिए बहुत कम साधनों की आवश्यकता होती है और यह नाटक आसानी से कहीं भी खेला जा सकता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो यह रंगमंच पे, खुले मंच पे और नुक्कड़ तीनों तरह के मंच के लिए अनुकूल है, क्योंकि तीनों प्रकार के मंचों द्वारा यह नाटक खेला जा चुका है। इस दृष्टि से यह नाटक तीनों प्रकार के मंच के अनुकूल है। इस नाटक का चौथा दृश्य स्वांग की तरह है। कहीं कहीं इस नाटक को नौटंकी, स्वांग, नुक्कड़ नाटक आदि की दृष्टि से भी देखा जाता है। इस नाटक में लोक नाटक की स्थितियाँ भी दिखाई देती है। लोक नाटक का स्वरूप भी दिखाई देता है। नौटंकी की तरह संगीत प्रयोग से रचना में जोश आता है। इस प्रकार हम देखते हैं इस नाटक में रंगमंच, खुले मंच, नुक्कड़, स्वांग, नौटंकी आदि अनेक प्रकार के लोक नाट्य के रूप दिखाई पड़ते हैं और ये नाटक रंगमंच की दृष्टि से एक सफल नाटक है। विभिन्न प्रकार के मंचों पर यह प्रदर्शित किया जा चुका है। जिस समय इस नाटक की रचना हुई उस समय हिंदू नेशनल थिएटर में प्रदर्शित किया गया और उस समय के से लेकर आज तक अनेक रंगमंचों पर प्रदर्शित किया जाता रहा है, जो इसकी रंगमंची सफलता का एक उदाहरण है। इस प्रकार हम देखते हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के नाटक में रंगमंच की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण तत्व दिखाई देते हैं। इस प्रकार समग्र रूप से हम रामविलास शर्मा के शब्दों में कहें तो अंधेर नगरी नाटक राज्य की अंधेरगर्दी की आलोचना ही नहीं, बल्कि अंधेरगर्दी को खत्म करने के लिए भारतीय जनता की प्रबल इच्छा भी प्रकट करता है। इस तरह भारतेंदु ने नाटकों को जनता का मनोरंजन करने के साथ उनका राजनीतिक शिक्षण करने का साधन भी बनाया। इसके गति और हास्य भरे वाक्य लोगों की जुबान पर चढ़ गए हैं और भारतेंदु की प्रहसन कला यहाँ अपने चरमोत्कर्ष पर दिखाई देती है। रामविलास शर्मा का यह कथन अंधेर नगरी नाटक की समग्र रूप से समीक्षा करता है। उनके अनुसार इस अंधेर नगरी नाटक में जहाँ एक तरफ उस समय के राज्य की अंधेरगर्दी की आलोचना की गई है, वहीं दूसरी तरफ उस अंधेरगर्दी को खत्म करने के लिए जनता की इच्छा को भी प्रकट किया है। केवल इच्छा को प्रकट करना नहीं, बल्कि राजनीतिक शिक्षण करने का साधन भी है। अर्थात उन अंधेरगर्दी को खत्म करने के लिए राजनीतिक रूप से ये नाटक शिक्षित भी करता है। इस नाटक की महत्ता, इस नाटक की रंगमंचीय उपलब्धि यह भी है कि इसके गति और हास्य भरे वाक्य, इनके संवाद लोगों की जुबान पर चढ़ गए और भारतेंदु की प्रहसन कला अपने चरमोत्कर्ष पर दिखाई देती है। इस प्रकार हम देखते हैं कि अंधेर नगरी नाटक तात्विक दृष्टि से एक सफल नाटक है, जिसमें नाटक के तमाम कथानक, पात्र,
संवाद, भाषा, उद्देश्य, रंगमंच आदि, देश काल परिस्थिति आदि तमाम गुणों की दृष्टि से ये नाटक एक सफल नाटक सिद्ध होता है। धन्यवाद।